हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। और मैं हूं सत्येंद्र यादव, आपके साथ लेकर के आया हूं बीटेक के छोटे छोटे टॉपिक्स। जैसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं बीटेक में, हम आज से वही पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो वीडियो पूरी बनेगी, बीटेक के पूरे कोर्स को पढ़ाया जाएगा या पढ़ा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक क्वांटम फिजिक्स का, जिसका नाम होता है कॉम्पटन इफेक्ट। देखो कॉम्पटन इफेक्ट किस बारे में है पहले ये जान लो। तो क्या किया गया था, मतलब किस बारे में बताया गया है। देखो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो आप डी ब्रॉगली के नियम से जानते हो कि वो एक तरंगदैर्ध्य बनाता है। उस तरंगदैर्ध्य में कितना चेंज आ रहा है ये मान सकते हो, या उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। तो वहां से आप देख सकते हो कि अगर लेमडा में चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी में जरूर ही चेंज आएगा। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन पढ़ सकते हो, या क्या नाम है ये देख सकते हो कि लेमडा के अंदर या तरंगदैर्ध्य जो है हमारा, उसके अंदर कितना चेंज होता है। तो बेसिकली अगर कॉम्पटन इफेक्ट को अगर अच्छे से डिफाइन करा जाए तो कॉम्पटन इफेक्ट होता है फिनोमिना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हो रहा है, कब चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, उसी के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसी को हम बोलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिख लेना आप लोग, क्योंकि बोर्ड का साइज आप लोग देख ही पा रहे हो। तो बस इतना ही लिखना है कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। बस समझ में आ गया होगा, लिख सकते हो, प्यारा शब्द है। अब देखो कि कैसे उस चीज को इन लोगों ने देखा या किया, कैसे जाना कि मतलब कितना चेंज आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा ना, एक फोटोन लिया। अब फोटोन जब यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसको इन लोगों ने एनर्जी दी, जिस एनर्जी से ये क्या करने लगा, भागने लगा। अब इस तरीके से जा रहा है, मैं फिगर बनाऊंगा अच्छा सा, फिर मिटा दूंगा, आप लोग ध्यान रखना। आया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। मान लो कि ये जो फोटोन है, ये फोटोन जो है इसको हम मोहन मान लेते हैं। अब मोहन कितनी एनर्जी से जा रहा है, इसकी एनर्जी है एच म्यू। ठीक है, मान लो कि फोटोन को इतनी एनर्जी से भगा दिया गया, तो होगा क्या। और इसका उस समय पे अगर मोमेंटम की मैं बात करूं, P इज इक्वल टू द कितना होगा, एच म्यू बाई सी। कितना होगा, एच म्यू बाई सी। उस समय इसका मोमेंटम है ये। अब ये इस एनर्जी से आया जो कि हमारे सोहन का है। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका नाम रख दो सोहन चाचा, सोहन। इसको कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये होता है। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रुका हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, स्थिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, रुका हुआ है, तो इसकी एनर्जी किसी भी पार्टिकल के पास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की एनर्जी तो होती ही है। देखो अब ये रुका हुआ है, इसलिए इसका रेस्ट मास लेंगे तो क्या हो जाएगा, m0c इसकी एनर्जी हो गई। भाई इसकी एनर्जी को अगर दोनों E दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको E1 बोल देते हैं और इसको हम E2 बोल देते हैं। अब देखो ये इससे टकराया ना, यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जान लेना आप लोग। ये इससे टकराया तो भी देखो क्या होगा, अगर एक बॉल दूसरे बॉल से जब टकराती है तो होता क्या है, एक बॉल या तो सीधे आगे चली जाएगी, दूसरी बॉल सीधे पीछे चली जाएगी। एक केस ये आता है। दूसरा ये होता है कि वो अपने साथ, पहली वाली बॉल उसको अपने ही साथ लेकर के चली जाए। और दूसरा, आप लोग बचपन में कंचा वगैरह खेले होंगे, तो होता क्या है, जब कंचे को इस तरीके से मारते हैं तो एक कंचा दूसरे डायरेक्शन में और दूसरा कंचा दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ भी पढ़ेंगे, बाद में मैं केस दिखाऊंगा आपको कि कब वो अपने साथ उसको लेकर के चला जाएगा और कब वो उसको एक पीछे चला जाएगा, एक आगे चला जाएगा। वो सारे केस हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रुका हुआ है, तो अब इससे ये टकराया तो होगा क्या, दोनों लोग दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम दो मार्कर का यूज करते हैं। तो देखो ये वाला जब जा रहा है ना, तो इसको भी इसी तरीके से देखते हैं कि मतलब इस पता चले कि कौन सा किधर डायरेक्शन में जा रहा है।
इसलिए हम कुछ ऐसा इसका पाथ बना देते हैं। मान लो कि ये यहाँ पे पहुंच गया, दूसरे भाई साहब को भी बना लेते हैं, तो ये यहाँ पे रुके हुए थे तो ये किधर चले आए, इस डायरेक्शन में चले आए। तो देखो एनर्जी फिर भी इसकी कुछ ना कुछ होगी, वो तो रहनी ही है। तो इसकी एनर्जी उस समय कितनी होगी, मान लेते हैं कि जो E1 डैश है वो हो गया हमारा h म्यू डैश, ठीक है। जो P1 डैश है, देखो h कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज हमेशा फ्रीक्वेंसी में ही आ रहा होगा, इसीलिए उसकी एनर्जी बढ़ या घट रही होगी। तो यहाँ पे P1 है, इसको हम P1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखो P1 डैश कितना हो जाएगा, h म्यू डैश अपॉन c। हो गया, समझ में आया इतना। अब देखो इसकी एनर्जी मैंने बताया कि होती है E इज इक्वल टू एम नॉट सी का स्क्वायर। मैं यहां पे लिखता हूं छोटा छोटा, देखो E इज इक्वल टू द E2 माना था ना, E2 इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर। इधर भी कुछ ना कुछ लिखना ही है, इसलिए मैं बता देता हूं बस आपको, ठीक है ना। और दूसरा इसका मोमेंटम कितना होगा, तो देखो पार्टिकल अगर रुका हुआ है, पार्टिकल अगर रुका हुआ है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, v जीरो है। m चाहे रहे चाहे ना रहे उससे मुझे क्या लेना देना, जब v जीरो तो मोमेंटम भी जीरो होने वाला है। तो P2 मेरा जीरो। क्या इसका भी मोमेंटम जीरो होगा, नहीं, इसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा, इसको इस समय वेलोसिटी v मिल गई है, तो हम इसका मोमेंटम क्या कहेंगे, P2 डैश इज इक्वल टू द mv, ठीक है, v वेलोसिटी इसको मिल गई। दूसरा इसकी एनर्जी इस समय कितनी होगी जब ये चलने लगा, तो देखो इस ये रेस्ट मास था, इसलिए मैंने लिखा था एम नॉट सी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या हुआ, मास इसका चेंज होगा। जब भी कोई पार्टिकल, आप फोटोन है, इसको ये दे रहा है एनर्जी, तो मतलब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आ गया, तो उसकी एनर्जी, उसका मास भी चेंज होगा यहाँ पे। तो मास कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि इसकी एनर्जी E2 डैश जो है वो mc स्क्वायर हो गई। समझ में आया, एम नॉट से मैंने इसको क्या लिखा हुआ, m लिखा हुआ, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब अभी इसके कंपोनेंट वगैरह भी मैं तोड़ के दिखाऊंगा, कैसे किसके किसके कंपोनेंट टूटेंगे। तो इसको भी मैं धीरे धीरे लिख ही देता हूँ, जब इतना सारा लिख दिया तो ये इसको भी लिख ही देता हूँ। तो ये हो गया, मान लो कि E2 जो है मेरा, E2 है मेरा एम नॉट सी का स्क्वायर। अब देखो एनर्जी जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चाहे किधर भी डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है, एनर्जी को डायरेक्ट आप दिखा सकते हो। लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हमको किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी ध्यान देना होता है। तो मान लो कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे होता तो ये इस तरह से जाता, हम इसको मान लेंगे एक्सिस। अच्छा, थोड़ा अच्छा से बनाता हूं, अभी आदत नहीं है ना। लो, ये इधर किधर डायरेक्शन में चला गया। मान लेते हैं कि जो ये गया, ये यहाँ पे थीटा एंगल से गया, और ये इतना इधर फाई एंगल से आ गया। ध्यान देना, ये नीचे है, इस पे थोड़ा गौर रखना, बाद में बताऊंगा कि क्या फर्क आने वाला है। ये नीचे है, ध्यान रखना, ये इस लाइन से नीचे आ रहा है, ठीक है, फाई एंगल पे आ गया। दूसरा ध्यान दो कि मोमेंटम का कंपोनेंट टूटेगा, तो पहले P1 की बात करते हैं। तो जब P1 जिधर से एंगल बनाता है उसको cos थीटा देते हैं, और जिधर एंगल का अपोजिट डायरेक्शन होता है उधर sin थीटा देते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 डैश cos थीटा, और यहाँ पे अगर मैं इधर से बनाऊं तो एक यहाँ पे कंपोनेंट टूटेगा जिसको हम बोलेंगे P2 डैश cos, सॉरी P1 डैश cos sin थीटा। P1 डैश, थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, गर्मी ज्यादा है, ठीक है, sin थीटा। अब ध्यान देना जरा इसमें, इसका कंपोनेंट कैसे टूटेगा। अब ये इससे रिलेट कर रहा है तो ये इसके साथ तो जाएगा, एंगल कितना है, फाई, एंगल है फाई, तो इसको फाई एंगल देंगे। तो क्या होगा, P2 डैश cos ऑफ फाई, मत लिखना, ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है, तो जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, थीटा माइनस में होता है, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ फाई। समझ में आया, इसीलिए कह रहा था। अब दूसरा वाला कंपोनेंट देखते हैं, दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा, तो ये कितना होगा, आप बता सकते हो कि P2 साइन ऑफ माइनस फाई। समझ गए। देखो ये फिगर है, टोटल हम इसी पे वर्क करने वाले हैं, तो इसलिए आप जरा इसको प्यारा सा फिगर बना लो, फिर मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। तो आप रोक करके वीडियो इसको अच्छे से बना सकते हो। मैं इसको इरेज करता हूं और स्टार्ट करता हूं अपना मेन काम, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है।
अब देखो, अब मुझे ना एनर्जी और मोमेंटम मैंने इस पे पूरा डिफाइन करा, तो यानी कि मुझे उसी पे काम करना है। तो देखो एनर्जी पे काम करने के लिए मेरे पास पता है कि मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पता है, तो उसी को घसीटते हैं और उसी से अपना काम हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही बार में हो जाएगा। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है चाचा? ये कहता है कि जितना अभी उतना बाद में, मुझे कटौती नहीं चाहिए। तो यानी कि टकराने के पहले की एनर्जी और टकराने के बाद की एनर्जी का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सॉरी, पहले टकराने की पहले की एनर्जी पर टकराने के बाद वाली एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखते हैं, करते हैं इसको। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू द E1 डैश प्लस E2 डैश। बोल सकता हूं, और इसको नोट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। E1 की वैल्यू मैंने लिखी थी कितनी? h म्यू। E2 की वैल्यू मैंने लिखी थी कितनी? m नॉट c का स्क्वायर इज इक्वल टू द E1 डैश कितना लिखा था मैंने? h म्यू डैश प्लस E2 कितना लिखा था? mc स्क्वायर। भैया ये m वाला जो ना ये थोड़ा सा बाद में दिक्कत करेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इन भैया साहब को उधर उठा करके लेकर चले जाते हैं, दिखाऊंगा अभी किस लिए लेकर जा रहे हैं। तो क्या होगा? mc स्क्वायर इज इक्वल टू द h म्यू माइनस h म्यू डैश प्लस m नॉट c का स्क्वायर। देखो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, ये जरूरत पड़ती है, तुम जान लो बस इतना। कॉम्पटन इफेक्ट में एक चीज याद रखना कि कोई भी रिलेशन जो ही बनेगा उसका तुरंत हमको दो तरफ स्क्वायर कर देना है। बताऊंगा क्यों, क्योंकि वहां पे जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था उसको हटाने में थोड़ा आसानी हो जाता है, आगे देखेंगे प्यार से। पहले यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो करते रहना। तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखो क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर c टू दी पावर 4 इज इक्वल टू द, इसको लगाएंगे क्या? a प्लस b प्लस c। भैया आपने प्लस बीच में लिखा है तो देखो यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। तो जो इसका प्लस का स्क्वायर आपको याद रहता है उसी से काम कर सकते हो, ठीक है। जहां पर माइनस b की वैल्यू होगी वहां माइनस में रख दूंगा, आप फॉर्मूला घर पे रख करके चेक कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं ज्यादा तुरंत लिखूंगा। देखो क्या होगा? h का स्क्वायर, सॉरी h का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर प्लस m नॉट c का स्क्वायर, सॉरी m नॉट का स्क्वायर प्लस c टू दी इंटू c टू दी पावर 4 प्लस, देखो मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2h और h का मल्टीप्लिकेशन h स्क्वायर, म्यू और म्यू डैश दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं तो म्यू म्यू डैश, ठीक है। फिर इनका इसी तरीके से करा दो तो क्या होगा? माइनस माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है तो माइनस 2h m नॉट म्यू डैश c का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या होगा? 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ca। तो देखो अब क्या होगा? यहाँ भी प्लस तो यहाँ पे अल्टीमेट प्लस आने वाला है, तो 2h m नॉट म्यू c का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या एक काम आप और कर सकते थे लेकिन यहीं पे छोड़ो, बाद में काम करेंगे अपना वाला। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरा देखो काम क्या होगा, दूसरा देखेंगे जरा। दूसरा हम उठाएंगे, हमारे पास ये दूसरा काम था मोमेंटम वाला, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या होगा भैया? तो देखो इसमें जरा ध्यान देना, हमारा इसमें कंपोनेंट टूटा हुआ था,
तो कंपोनेंट कैसा था, मतलब यहाँ से एक मोमेंटम था, एक मोमेंटम इधर की डायरेक्शन में, एक मोमेंटम इधर की डायरेक्शन में, एक मोमेंटम इधर की डायरेक्शन में। तो देखो मान लो यहाँ पे एक कंपोनेंट था, यहाँ पे एक कंपोनेंट था, और मान लो इसको थोड़ा सा मैं बीच बना देता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट था और एक कंपोनेंट यहाँ पे कहीं था, एक कंपोनेंट यहाँ पे कहीं था। तो देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल हैं, इनके कोई कंपोनेंट नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में है। इनके दो डायरेक्शन हो गए, एक ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल वाला हम हॉरिजॉन्टल के बराबर कर देंगे, भले ही इनके ना हो, उस पर ध्यान नहीं देना। हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल वाले मोमेंटम के इक्वल कर देंगे और वर्टिकल वाले को वर्टिकल वाले मोमेंटम में इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखना इसको कैसे है, पहला लिखेंगे, फर्स्ट डाल देना, लिखना क्या कि देखो इन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, क्या सिंपल लिख दो, इन हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल। तो इन हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो देखना जरा, इसके पास हॉरिजॉन्टल में ही है, वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं ऊपर नीचे, इसके पास भी मतलब टकराने के पहले नो मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल। तो हम लिखेंगे सीधे सीधे, तो इसको लिखते भी कैसे हैं, देखो वहां पे मैं आपको दिखा सकता था, फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब इसको लिख सकते हो P1 इन हॉरिजॉन्टल प्लस P2 इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू द P1 डैश इन हॉरिजॉन्टल प्लस P2 डैश इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो नोट करते हैं, देखो कैसे नोट होगा। P1 इन हॉरिजॉन्टल कितना था, पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल में था ही, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, h म्यू था, h म्यू अपॉन c प्लस P2 कितना था, मैंने बोला था पार्टिकल रुका हुआ है, तो P2 मेरा 0 था, इज इक्वल टू द P1 इन हॉरिजॉन्टल कितना होगा, जरा ध्यान देना, मैंने अभी बताया था कितना था, P1 डैश इन हॉरिजॉन्टल, तो P1 डैश इन हॉरिजॉन्टल cos थीटा के साथ था, तो मैं लिखूंगा क्या, h म्यू डैश अपॉन c cos ऑफ थीटा प्लस P2 इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो P2 cos ऑफ -5, तो P2 की वैल्यू कितनी थी, mv और इंटू cos ऑफ -5। जो भी एक चीज पे ध्यान दे रहा होगा, मैं उसको लास्ट में वीडियो अपरांत तक देखना। एक इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग जो चीज बताऊंगा कि क्यों, अभी देखो मैं सस्पेंस खोलना नहीं चाह रहा, बाद में खोलता हूँ, ध्यान रख, बस वीडियो अंत तक देखना, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। देखो क्या होगा, h में ये हमारा पार्टिकल बन गया। अब देखो cos थीटा के साथ माइनस वगैरह का कुछ काम नहीं होता है, एकदम वो पॉजिटिव है, चाहे भैया तुम उसको दंड दो चाहे कुछ भी करो, मुझसे मतलब नहीं है, मैं पॉजिटिव रहने वाला हूँ। तो इनको हम पॉजिटिव में ही लेकर आना पड़ेगा हमको, लाना क्या पड़ेगा, होता ही है। तो देखो ये दोनों भैया एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको उठा ला इधर की तरफ, इसको एक ही पे छोड़ दे, तो क्या होगा, mv cos ऑफ 5 इज इक्वल टू द h म्यू अपॉन c माइनस ऑफ h म्यू डैश अपॉन c cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो c को भैया इधर भेज देंगे तो अपन तो क्या होगा, इसको थोड़ा आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे ध्यान देंगे। तो क्या होगा, देखो h म्यू सी आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के काम करोगे तो कर सकते हो ध्यान से। तो सी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, h म्यू सी cos ऑफ 5 इज इक्वल टू द h म्यू माइनस h म्यू डैश cos ऑफ थीटा। मैंने जैसा कि बताया था कि आपको बिना सोचे समझे जो ही इक्वेशन तैयार हो लिख देना, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, मैं इधर ही से लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इज इक्वल टू द h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर cos ऑफ थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश cos थीटा, यही होने वाला है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया।
ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करेंगे, इन वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन वर्टिकल थोड़ी गर्मी ज्यादा है तो पसीना निकल रहा होगा। इन वर्टिकल में, तो वर्टिकल में कैसे करेंगे जरा भैया ध्यान देना। तुम्हारा पार्टिकल क्या था, यहाँ पे जरा ध्यान देना आप लोग, ये ऐसे था कुछ, यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल था, इसका मोमेंटम h म्यू था, h म्यू अपॉन c, इसका मोमेंटम 0 था, और यहाँ पे कुछ थे, यहाँ पे था, इसका कंपोनेंट टूटा हुआ था। अब देखो मुझे इस वाले कंपोनेंट से यहाँ पे मतलब ही नहीं होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, प्लस इसके वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, यही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो भैया इनका तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, तो मुझे क्या, मुझे तो देखना है। तो देखेंगे क्या होगा, लिखूंगा मैं P1 इन वर्टिकल प्लस P2 इन वर्टिकल इज इक्वल टू द P1 डैश इन वर्टिकल प्लस P2 डैश इन वर्टिकल। ठीक है, देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना, अब डायरेक्ट आंख मुंदी लिख दो, 0 0 इज इक्वल टू द, इसकी वैल्यू कितनी थी, तो इसकी वैल्यू हमारी थी P1, देखो P1 डैश है ना, तो P1 वाला क्या था, h म्यू वाला, तो मैं लिखूंगा क्या, h म्यू अपॉन c, और इसकी मैंने बताया था कि जब ये एंगल से हट रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, और क्या होगा, इसकी वैल्यू थी mv, तो हम लिखेंगे mv, और यहाँ पे ये भी हट रहा है एंगल से, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ माइनस फाइव। देखो साइन ऑफ माइनस फाइव क्या लिख सकते हो, साइन फाइव। तो ये माइनस निकल करके यहाँ पे आएगा, और इस माइनस को हटाने के लिए मैं इसको इधर लेकर चला आता हूँ, क्योंकि इधर तो 0 0 ही है, और ये वाला इधर ही छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, mv साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू द h म्यू बाई c साइन थीटा। c को इधर भेज दूं तो क्या होगा, mvc साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू द h म्यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जैसा कि जब ये इक्वेशन तैयार हो तुरंत आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान देना, तो हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू द h स्क्वायर म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। भैया यहाँ पे थोड़ा सा अब डैश डैश था, थोड़ा भूल गया हूँ, थोड़ा ध्यान दे देना, आप लोग आते हुए लगा देना, h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही चीज होगा, स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इनको देखो, ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 तैयार हो गया। अब जरा 3 और 2 पे गौर करिएगा जरा ध्यान से। तो देखो क्या है ना, यहाँ पे दिख रहा है m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे दिख रहा है m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या होने वाला है, अल्टीमेट कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होने वाला है, और 1 होने की वजह से ये जोड़ने में एक इक्वेशन, बढ़िया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करने वाले हैं, एड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखो बड़ा ये आसान होने वाला, कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप को मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे इनको सॉल्व करना है। तो ठीक है, बताइए, अभी देख ही रहे हो, बाकी मैं एक और बताऊंगा अभी तरीका। तो क्या होगा, इनको आप ऐड कर दो, तो क्या होगा, जरा ध्यान देना, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू द, इस पे ध्यान दो, कितना है, h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख लो, क्योंकि देखो इसी की तरह सिमिलर ये भी दिख रहा है, तो प्लस h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख लो, तो 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस थीटा, ये है। ठीक है, ये कॉस थोड़ा ध्यान दिख नहीं रहा होगा, आप ध्यान लिख लेना। ठीक है, जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको कॉमन लिख लूं तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, इस पे ध्यान दो, h स्क्वायर
इंटू म्यू डैश का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेट 1 होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ इन्हीं को। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर म्यू सॉरी ये भी है ना, एच स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूँ, 1 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर, और ये बचा माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 4। बस लास्ट स्टेप एक करना है, आप इस इक्वेशन को नोट कर लो और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 को नोट कर लो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा मिटाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एकदम लाइन 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 बता रहा हूँ तो लिख भी सकते हो। तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा, ध्यान देना। तो बड़ी गर्मी है यार, मैंने मिटा दिया। अरे कॉम्पटन भैया भी मिट गए, नहीं मिटिए मत, आप मत मिटिए। इसी तरीके से रोज वीडियो आएंगी, थोड़ा ध्यान रखते रहना, देखते रहना आप लोग, ठीक है। म्यू डैश का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1, ये इक्वेशन नंबर 4। क्यों मैंने छोड़ा है, जरा ध्यान देना। अब देखो इसमें 2 काम होते हैं, इक्वेशन 1 को 4th से घटा सकते हो, या इक्वेशन 1st से 4th को घटा दो, या 4th से 1st को घटा दो। लेकिन जरा अपने ऊपर माइंड पे थोड़ा ध्यान रखना और उसके बाद ही काम करना। अगर मैं 4th से 1st को घटाऊंगा तो देखो होगा क्या, सब में माइनस की, अगर मैं यहाँ पे एक माइनस लगाऊं तो इनमें इतने सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मेरे लिए कठिन होगा। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 1st से 4th को घटाऊं तो चेंजेस बहुत कम आएंगे, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए आप उस चीज़ों को ध्यान रखना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4th फ्रॉम 1st, ठीक है, ये काम आपको करना है। देखो क्या होगा, इसमें से आप इसको घटा रहे हैं तो क्या होगा, m स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर म्यू स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू द, पूरा घटाऊंगा। अब इसको मैं इसी तरीके से उतार लेता हूं। तो पहले क्या होगा, h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर प्लस m नॉट इसका स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश माइनस 2h m नॉट म्यू डैश c स्क्वायर प्लस 2h m नॉट म्यू c स्क्वायर, ये है हमारा, ठीक है। माइनस करने का मतलब क्या भैया, देखो माइनस में एक चीज है, सबको पलट के रख देता है। तो इन जितने भी इनके साइन हैं सबको पलट दो, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस तो माइनस में, ये माइनस तो प्लस में, बस इतना ही काम करना है। देखो तो क्या होगा, ये आएगा माइनस में तो माइनस h स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस h स्क्वायर म्यू डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में तो प्लस कितना 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। देखना जरा भैया कि दो लोग तो सिमिलर दिख रहे हैं, दिख रहा है कि h स्क्वायर म्यू स्क्वायर से h स्क्वायर म्यू स्क्वायर भैया कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों लोग हैं तो लेकिन अपोजिट में हैं। तो जो भी एक दूसरे का विरोधी होता है ना, वो तो एक दूसरे का नुकसान ही करता है, तो नुकसान हो गया। ये भैया भी इन भैया से खत्म हो गए, बच्चे हैं जिनको, उनको सारे को नोट कर लो। अभी दिखाऊंगा कि और क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मुझे ना एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में दिख रहा है। देखो इसके पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर इसके अंदर, सी स्क्वायर इसके अंदर भी है। तो मैं इसके लिख लूंगा, क्या कॉमन ले लूंगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इज इक्वल टू द,
क्या बचने वाले हैं उनको सारे को नोट कर लो। एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश माइनस 2h एम नॉट म्यू डैश सी स्क्वायर प्लस 2h एम नॉट सी वी म्यू सी स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। अभी थोड़ा सा और प्रपंच खत्म ही करते हैं, ज्यादा बड़ा इक्वेशन लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, खत्म ही करने की कोशिश करते हैं। देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जब वेरिएबल मास हमको पता करना होता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मास वेरिएबल करता है। तो आप क्वांटम फिजिक्स में पहले पढ़ करके आए होंगे कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, ये होता है वेरिएबल मास। अभी इसके ऊपर भी मैं एक बढ़िया सा टॉपिक बताने, एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं, जिसको फिजिक्स से प्यार है ना वो इसमें जरूर पाएगा कुछ ना कुछ, अभी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर मुझे एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, एम नॉट का स्क्वायर अपॉन डायरेक्ट आप लिख लो ना, देखो सी स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऐसे छोड़ते हैं। अब इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आप इसी को प्यार से लिख सकते हो क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हो बस। अब देखना इसी चीज को ना रिप्लेस करना है इसमें एम से, क्योंकि देख रहे हो एम नॉट एम नॉट एम नॉट सब जगह है, बस यहीं पे एक एम चाचा बैठे हुए हैं। तो इनको खत्म ही करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम एम की वैल्यू लिखेंगे, एम स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू ये सी स्क्वायर तो यहीं पड़ा हुआ सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू द एम नॉट का स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस 2। देखना एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर दोनों लोगों के पास है, तो एक काम करते हैं ना, तो कॉमन ले लेते हैं, एच माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कहीं क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीजें अभी भी ऐसी ही हैं। तो दोनों के पास क्या दिख रहा है, जरा यहाँ भी थोड़ा अगर ध्यान दें तो दोनों के पास दिख रहा है 2h एम नॉट दिख रहा है, तो कॉमन ले लो, माइनस ऑफ 2h एम नॉट सी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, म्यू डैश माइनस म्यू बचेगा। प्यार से देखोगे तो सब कुछ दिखेगा। ठीक है, ये बचा। अब ध्यान दो जरा, यहां से मुझे दिख रहा है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, प्यार से कैंसिल हो गया। और देखो जब ये सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन इस सी स्क्वायर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, सी टू दी पावर 4, तो एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी टू दी पावर 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा भैया, इनके साथ कैंसिल हो गया। अब बचेंगे ये दोनों लोग, तो इनको लेकर के चले आओ इधर और इनको रहने दो यहीं पे। तो जो ये माइनस में है ये तो प्लस में हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का माइनस में ही रहेंगे क्योंकि ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा 2, अब जो मेहनत नहीं करेगा वो माइनस से प्लस कैसे बनेगा। ठीक है, तो 2h एम नॉट सी का स्क्वायर म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 2h से 2h को कर दो कैंसिल, नॉट और कुछ तो कैंसिल होने वाले नहीं है, तो क्या बचेगा जरा ध्यान देना। इनको ना इन दोनों को प्यारे से यहीं छोड़ दो, क्योंकि हमको क्या देखना था, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फिनोमिना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यही तो कॉम्पटन इफेक्ट था। तो इन दोनों को यहीं पे छोड़ो, इनको भेज दे इधर। तो क्या होगा यार, देखो म्यू डैश माइनस म्यू इज इक्वल टू द माइनस ऑफ h म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं जरा मिटा देता हूं क्योंकि ये मुझे नीचे अच्छा लग रहा, आप लोग सभी लोग के पास होगा ही नोट्स में। ठीक है, अब देखो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अच्छा नहीं लग रहा, इनको यहाँ भेज दो। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ थोड़ा काम टर्म बचा हुआ था, ये जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा, एम नॉट सी का स्क्वायर। अब इनको मैं यहाँ भेजने वाला हूँ तो क्या होगा,
म्यू डैश माइनस म्यू अपॉन, यहाँ पे थोड़ा भैया ध्यान रखना ना बहुत बारीकी से, म्यू डैश इज इक्वल टू द माइनस ऑफ, इस देखो माइनस को ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा कि इधर कुछ काम ही नहीं है माइनस का, तो यहाँ पे मैं इस माइनस को भेज देता हूँ। भैया पैसे कमाए इसने और आपने अमीर बना दिया इसको, तो बस कुछ समय के लिए बनाया, समझ लो उधार ही दे दिया है, ठीक है। इधर आ गया तो क्या होगा h और अपॉन एम नॉट सी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, माइनस का करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, उससे पहले करने वाले हैं हम डिवाइड म्यू म्यू नॉट से इनको। तो जरा देखो, अगर जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश, तो इसके टर्म पे म्यू डैश से म्यू डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस म्यू, ठीक है, माइनस इस जब इसके साथ सेपरेट करेंगे म्यू के साथ इन दोनों को, तो म्यू से म्यू बचा क्या 1 अपॉन म्यू डैश, तो 1 अपॉन म्यू डैश, माइनस बाहर है, मैं छोड़ूंगा नहीं साथ तुम्हारा, इज इक्वल टू द h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये था हमारा प्यारा सा फॉर्मूला, समझ लो बन गया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या होगा 1 माइनस म्यू डैश, साथ ही साथ एक काम और, चलो इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं ताकि समझ में आए, म्यू डैश अपॉन 1 अपॉन म्यू, जो आगे हमको पीछे भेज दो, जो पीछे उनको आगे भेज दो, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये क्या बचा h अपॉन एम नॉट सी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये बचा फॉर्मूला। देखो एक्चुअल में ना आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ तो देख ही सकते हो, लेकिन ना पता नहीं चल पाएगा आपको। देखो सीन क्या होगा, हो जाएगा म्यू म्यू डैश ऐसे ऐसे, ये अच्छा नहीं लग रहा। सी को आप एक सी को इधर भेज दो और देखो क्या होगा, प्यारा सा भी आपको दिखाई देगा क्या होने वाला है बेसिकली। तो क्या होगा c अपॉन म्यू डैश माइनस c अपॉन म्यू इज इक्वल टू द h अपॉन एम नॉट c का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो जरा ध्यान देना, तो क्या होगा अब यहां पे अगर मैं लिखूं c बाई म्यू डैश, क्या होता है लेमडा, तो यानी कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू द h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो मैंने बोला था ना शुरू में ही कि मैं इसको विजुअलाइज कराऊंगा आपको, अभी आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्या मिला है, कैसे मिला फॉर्मूला और क्या सही फॉर्मूला मिला है। हाँ मिला है, तो ध्यान देखना। तो अब देखो चेंज इन फ्रीक्वेंसी की बात हुई थी, तो होता क्या है, आप दो लोग हो, दो बाइक आ रही हैं, तो दो बाइक ऐसे ऐसे आई और ये क्या हुई, पहले सीधी आ रही हैं, तो उस समय उनका जो लेमडा होगा वो मान लो कि बहुत कम होगा। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, एक लहर से दूसरी लहर के बीच की दूरी वही होती है कि ऐसे ऐसे कैसे आप चल रहे हो, वही दूरी को हम बोलते हैं लेमडा, तरंग दैर्घ्य बोलते थे। तो अगर कोई दो बाइकें हैं सीधी आ रही है तेजी से, तो वो टकराने से पहले क्या होगी, बहुत तेज होंगी, उनका जो लेमडा होगा तरंग दैर्घ्य होगा वो बहुत कम होगा। सिंपल सी बात है, कम है, माइनस से जो भी घटते हैं वो कम ही रहते हैं, इतना याद रहे। दूसरा, जब बाइक एक दूसरे से टकराती है तो क्या होती हैं, ऐसे ऐसे उनकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी का सेम यहाँ हम फ्रीक्वेंसी से बात करेंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, कम होने वाली है अल्टीमेट। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई का मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ने का मतलब दोनों बाइकें ऐसे ऐसे लहराएंगी, लहराने से उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ गई। तो दिख रहा है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य से छोटी तरंगदैर्घ्य को घटाने पे उसका ये वैल्यू मिल रहा है। समझ में आया, बड़ी तरंगदैर्घ्य से छोटी तरंगदैर्घ्य को घटाने पे ये वैल्यू मिल रहा है। अब देखो इन लोगों ने क्या करा ना कि इसी को बोल दिया, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो यहां पे हम पढ़ते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट SHIFT इज इक्वल टू द लेमडा डैश माइनस लेमडा। ये होता है बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट का। और इसी के इक्वल आप लिख सकते हो h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये है हमारा कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला, या कह सकते हो पूरा कॉम्पटन इफेक्ट। अभी देखो कॉम्पटन इफेक्ट यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी हम पढ़ेंगे कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, वो सब चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली एक टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपसे कह दे कि भैया
आप कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला निकाल दो तो आप कॉम्पटन शिफ्ट निकाल सकते हो, या आपसे कह दे कि प्रूव कॉम्पटन इफेक्ट तो आप ये प्रूव कर सकते हो। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अगर आपसे पूछ देगा कि बताओ कॉम्पटन शिफ्ट, जब हम कॉम्पटन शिफ्ट कराते हैं या कॉम्पटन इफेक्ट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो बताओ, या आपसे कह दे कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, जो हमारे चाचा नीचे चाचा आ रहे थे उनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो सब बेसिकली अभी हमको पढ़ना बाकी है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और जो मैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, पिछले वाले फिगर में मैंने उसका नाम नहीं बताया, भूल गया मैं नाम बताना, दोनों के नाम मैं लिखूंगा। ऊपर जो हमारा फोटोन जाता है उसको बोलते हैं स्कैटर्ड फोटोन, उसी का ये तरंगदैर्ध्य के बारे में हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी की तरंगदैर्ध्य पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसी को कॉम्पटन शिफ्ट बोलो, ठीक है। और जो नीचे होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है, तो हम आज खत्म करते हैं। तो आप लोग सभी लोग सो जाइए, हम भी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय।